जो आपने अभी बात कही है, यहाँ पर केवल एडवोकेट नहीं है बल्कि जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जो बना है उसके तहत जो सारे साथी हैं, पूरी टीम है और जो संगठन है वो। और आज की जो सबसे बड़ी बात है, इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। वो बात यह है कि 100 से ज्यादा किसान संगठनों के प्रतिनिधि जिनकी मीटिंग आज पूरे दिन दिल्ली में जवाहर भवन में चली, वो सारे के सारे साथी अभी यहाँ आके उन्होंने पूरी एकता के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में इस ईवीएम हटाओ की जो आंदोलन हमारा लगातार चल रहा है, इस आंदोलन में उन्होंने अपना पूरा साथ देने का वादा किया है और बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि गांव-गांव में हम लोग इस ईवीएम को घुसने नहीं देंगे। ये स्पष्ट रूप से यहाँ कहा गया है। और दूसरा ये है कि फिर से नारे, जो आपने कहा कि फिर से नारे सुनाई देने लगे हैं, ये नारे फिर से नहीं सुनाई देने लगे हैं। ये नारे लगातार, ये संघर्ष लगातार, ये आंदोलन लगातार चल रहा है। आज आपको उसका एक और बड़ा रूप, व्यापक रूप, हालांकि किसान संगठनों के साथी हमारे साथ पहले भी थे। जैसे मैं पीछे करीब 1 महीने पहले मैं 4 दिन पंजाब में रह के आया और सभी किसान संगठनों से मिला, वो भी संयुक्त किसान मोर्चा के जो साथी थे। और अब उसके अलावा और भी जो हैं, जो साझा किसान मजदूर मोर्चा है, उसके बैनर तले जितने 100 से ज्यादा संगठन हैं, उन सब लोगों ने आज साथ देने का हमारा वादा किया है और यहाँ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बैठ के शिरकत की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस भी किया है। तो ये आगे अपडेट है ये सारी की सारी। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था, आंदोलन गांव-गांव तक, घर-घर तक, शहर गली मोहल्लों तक पहुंच चुका है और निश्चित रूप से इस बार ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से ही 2024 का चुनाव होगा। एक और जो बात अभी आपने आपको बताई कि ये 3 प्रोग्राम अभी हम लोगों ने बनाए हैं। जैसे एक प्रोग्राम है हमारा जो कल हमारा हैशटैग चलेगा ईवीएम को लेकर, हैशटैग हमारा चलेगा कल 14 तारीख में, वो चलेगा जिसमें है वोट चोर ईसीआई, वोट चोर ईसीआई, और ये हैशटैग हमारा चलेगा। और साथ में इसके बाद 19 तारीख को हमारा एक हैशटैग चलेगा, उसका प्रचार होगा जबरदस्त 19 मार्च को, और वो होगा मोदी हटाओ देश बचाओ। ये हैशटैग हमारा सोशल मीडिया पर चलेगा। और 23 तारीख को जो प्रोग्राम है पूरा, कि पूरे देश में हमने सभी लोगों से कहा है कि हम लोगों को तो आप देख ही रहे हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है संघर्ष करते हुए, लेकिन ये संघर्ष किस तरह से, जैसा हम कह रहे हैं, गांव-गांव और गली-गली मोहल्ले, गांव तक, शहर तक और हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंच चुका है। इसको दिखाने के लिए जनता को एक हमने मौका दिया कि 23 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह जी और सुखदेव और राजगुरु जी का शहीदी दिवस है और उस दिन इस देश के सभी लोगों से हमने एक आग्रह किया है कि उस दिन पूरे दिन व्रत रखें, उपवास रखें, और जो गांव में है गांव में, मोहल्ले में है तो मोहल्ले में, किसी जिले में है, किसी शहर में है, तहसील में है, ब्लॉक में है, विधानसभा लेवल पे है, लोकसभा लेवल पे है, जहां भी है, सब लोग इकट्ठे होके, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100, 200, 500, 1000, जितनी भी संख्या हो, सब लोग इकट्ठे हो और उस दिन शहीद आजम भगत सिंह जी की, सुखदेव और राजगुरु जी की उनकी फोटो लगाएं और साथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगाएं और उस दिन संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को पढ़ें और शपथ लें कि हम जब तक देश से ईवीएम नहीं हट जाएगी, हम चुनाव नहीं होने देंगे। ये शपथ लेकर कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ये नारे के साथ में, शपथ के साथ में 23 तारीख का हम दिन पूरे देश में मनाएंगे। और सभी लोगों से कि जो भी गांव, जिले, तहसील, जिस लेवल पर भी जो मीटिंग हो, उस मीटिंग में जो भी लोग बोले, जितने भी साथी इकट्ठे हैं, उसकी छोटी-छोटी वीडियो बनाए, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करें। जिनके अपने फेसबुक अकाउंट हैं, जिनके अपने यूट्यूब चैनल हैं उस पे, या जिनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पे बोलें, या इंस्टाग्राम वगैरह, वहां सोशल मीडिया पे डालें कि हम यहाँ से हैं, हमने ये प्रोग्राम आज बनाया ईवीएम हटाओ के समर्थन में। ये प्रोग्राम हमारा आगे का है। जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जैसे चंडीगढ़ के
चुनावों में बैलेट पेपर में भी चोरी की गई, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि अगर बैलेट पेपर पे अब चुनाव हुए तो चोरी नहीं होगी? नहीं, चोरी हुई लेकिन वो चोरी पकड़ी गई। अगर वही इलेक्शन ईवीएम से होता तो पकड़ सकते थे आप? नहीं पकड़ पाते। सो बैलेट पेपर से हुई और वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई चोरी जिस तरह से की गई। चोरी क्या, वो तो जबरदस्ती की गुंडागर्दी थी, लूट थी जिस तरह से वो किया गया चुनाव अधिकारी द्वारा। सो वो पकड़ी गई। दूसरी बात यह है कि आप ईवीएम से और बैलेट पेपर से जो लोग कहते हैं कि चोरी वहां भी होती है, वहां भी बूथ लूटे जाते हैं, आखिर ईवीएम से पूरा इलेक्शन एक जगह बैठ के लूट लिया जाता है, वो ज्यादा खतरनाक है या कहीं जो बूथ वैसे लूटने की बात है बैलेट पेपर की जो बात कर रहे हैं? वो जमाना अब नहीं है जिस समय पहले बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, आज नहीं होती। हालांकि अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे ऐसी कितनी वीडियो पड़ी हैं जिनसे बाकायदा देखा जा रहा है कि ईवीएम से चुनाव हो रहा फिर भी बूथ कैप्चरिंग हो रहा है, कि एक व्यक्ति वहां खड़ा है और जो बाद में जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, बेचारे वोट डालने आ रहे हैं, तो वो वोट डालने आते हैं, उससे पहले वो बटन दबा देता, कह देता जाओ पड़ गई वोट। ये भी तो बूथ कैप्चरिंग है। सो ये सारी स्थिति है, लेकिन ये केवल उनका उनका अपना आर्गुमेंट है कि इस तरह से भी बूथ लूटे जाते हैं, बूथ कैप्चर होते हैं, लेकिन इस उसमें आर्गुमेंट में कोई दम नहीं है किसी भी तरह। इलेक्शन पूरा का पूरा लूट लिया जाए, उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति क्या होगी? बूथ अगर मैं मान भी लेता हूं लूट लेगा तो कितने लूट लेगा? 2, 10, 4, 20, 50, 100, 200, 1000, 500, 2000, 10,000। लेकिन यहाँ तो करीब जो 15 लाख जो बूथ है वही सारा लूट लिया जाता है इलेक्शन के। कौन सी स्थिति खतरनाक है? ईवीएम वाली खतरनाक है। और दूसरा ये कि ईवीएम जिसके विषय में कोई जानता नहीं कि कैसे काम करती है, क्या उसकी वर्किंग है, कोई कुछ नहीं जानता, उसमें अंधे की तरह हम वोट डालें, कहाँ ये सही है? नहीं, किसी हालत में नहीं। चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी होना चाहिए और वो केवल और केवल बैलेट पेपर से संभव। जब तक मोदी जी सत्ता में नहीं थे तब तक वो खुद भी इसका विरोध करते थे ईवीएम का, लेकिन अब उन्होंने चुप्पी क्यों साध लिया? नहीं, उन्होंने चुप्पी ये साध ली है कि मोदी के पास में ईवीएम के अलावा जीतने का कोई रास्ता ही नहीं। आप सोशल मीडिया पर देखें, मैं एक आपको बता रहा हूं, सोशल मीडिया पे एक ये पूछा जा रहा है कि आज के समय में जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है वो कौन है, उसको वोट दीजिए। सो मोदी को जो वोटें मिल रही हैं वो 3% से लेकर 8%। आज की तारीख में केवल 3% से 8% लोग जो रिजल्ट उस पर आ रहा है, सोशल मीडिया पे जो सर्वे चला उसमें सिर्फ इतने लोग मोदी को पसंद कर। मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी को 2% पसंद करने वाले भी लोग नहीं हैं। ये स्थिति आज की। सो मोदी को कोई पसंद नहीं करता और उसे मालूम है, और वोट मिलेंगे नहीं उसे, ये भी मालूम है उसके पास इस चुनाव को, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है ये 2024 का चुनाव, आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए और स्वयं मोदी के लिए। इसलिए किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव कराना चाहते हैं ताकि वो इलेक्शन को लूट कर जीत कर आ जाए और सत्ता में बने रहे, और जो उनका लक्ष्य है 2024 के बाद में देश की तबाही का, वो उस लक्ष्य में कामयाब हो सके। इसलिए क्या लगता है इस बार ईवीएम होगा या बैलेट पेपर? नहीं, हमें बिल्कुल मालूम है कि इस बार, और मालूम इसलिए है कि हमें अपने आंदोलन का, अपनी ताकत का, अपने संघर्ष करने के माध्यम का हमें पता है, और उसके दम पर हम ये बात कह रहे हैं कि अगर जबरदस्ती की गई ईवीएम से चुनाव कराने की, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी आपने देखा किसान संगठनों के साथी, उन्होंने कहा, और हम पहले ही कह चुके हैं कि घुसने नहीं देंगे ईवीएम को गांव गांव में, कहीं भी, किसी भी हालत में, किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, ईवीएम को गांव में, शहरों में घुसने नहीं देंगे। गोयल जी ने इस्तीफा क्यों दिया? पहले ईवीएम की बात सुन लीजिए। सो हम जो बात कह रहे हैं उन सारी चीजों पर हमें विश्वास है कि किसी हालत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, केवल और केवल बैलेट पेपर से 2024 का चुनाव। अब आपकी बात पे आता हूं, गोयल जी ने चुनाव ये इस्तीफा क्यों दिया? ये सवाल वैसे गोयल साहब ज्यादा बढ़िया बता सकते हैं, इसका जवाब उन्हीं को देना चाहिए, पर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हुआ क्या होगा। सो जो चीजें छन छन कर आ रही हैं, निकल कर आ रही हैं, उनसे जो अंदाजा है, मैं मानता हूं कि शायद जब यहाँ पर गए हैं, ये चुनाव कमीशन जो यहाँ पे गया है पश्चिम बंगाल में, वहां हुक्का है, उसके बाद की ये स्थिति है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो कि कुछ अधिकारियों के अपॉइंटमेंट की बात हो या कोई और चीज हो जिसको सरकार कराना चाह रही हो और उनका अंतर्मन गवाही नहीं दे रहा हो। बस जैसे कहते हैं कि आटे में नमक तो चल जाता है, लेकिन अगर पूरा नमक ही नमक कर दोगे तो कैसे, कहां तक बर्दाश्त होगा? सो
ये स्थिति हो सकती है कि जो सरकार उनसे कराना चाह रही है उनका अंतर्मन उसे करने के लिए गवाही नहीं दे रहा हो। ये मेरा आकलन है। हो सकता है मैं सही भी हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। आज नहीं तो कल देर सवेर ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि उनके रिजाइन करने का असली कारण क्या रहा है। सर, आपने कहा ईवीएम घुसने नहीं दिया जाएगा, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, किस तरीके से रोकेंगे, क्या तैयारी है? नहीं, हमने बता देना कैसे बेहतर तरीके रोकने के लिए। हम तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अभी तो इस आंदोलन होगा जिले जिले में, विधानसभा लेवल पे, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर यह आंदोलन होगा। तो हम तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करके, धरना करके, प्रदर्शन करके इसको रोकेंगे। और गांव में भी घुसेंगे तो गांव में भी घुसने से शांतिपूर्वक तरीके से रास्ता रोकेंगे। बावजूद उसके नहीं मानते तो देखेंगे क्या करना होगा, लेकिन इस बार चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि ईवीएम फोड़े जाएंगे बूथ पे। लोगों की मन में अगर नहीं मानेंगे, भाई इलेक्शन कमीशन है कौन? वो पब्लिक का नौकर है, जनता का नौकर है। अगर एक नौकर बिल्कुल वो कच्चाधारी संघी होके इस बात पे उतारू है कि 2024 का चुनाव मैं ईवीएम से ही कराऊंगा, जबकि पूरा देश विरोध में है, तो लोग कहीं तक भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी को भी कुछ भी गुस्सा आ सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। अगर लोगों को ऐसा लगता है भाई नहीं मानते तो ले मैं तोड़ ही दूंगा, तोड़ भी सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मीन्स कुछ भी। 140 करोड़ लोग हैं, 90 करोड़, लगभग 100 करोड़ मतदाता हैं। किस मतदाता के मन में क्या चल रहा है, क्या सोचे बैठा है, क्यों उसका सम्मान नहीं किया जा रहा, क्यों उसकी भावना की कदर नहीं की जा रही, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने जागरूकता तो भले फैला दी जनता में, लेकिन चुनाव आयोग की बात करें तो वो अभी भी सीना ताने खड़ा है आपके सामने, वो अभी भी चैलेंज है। नहीं, वो जो सीना है, उसका सीना जो फूला हुआ है वो दब जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो झुक जाएगा। चुनाव आयोग, ये जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। जनता जब खड़ी होती तो अच्छे जो हैं सब मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। उसको शायद अभी पता नहीं है। तैयार तो अभी ईवीएम ही किया नहीं, तैयार चाहे जो भी कर ले तो तैयारी रह जाती है, सब कुछ धरे रह जाते हैं, कुछ नहीं। सब जब जनता खड़ी होती है तो सब कुछ हो जाता है। उसका फैसला जो है वही सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है। बेशक वो तैयारी कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन आखिर में जो फैसला है जनता का फैसला ही मान्य होगा। अच्छा, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा चल रही है वो महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है। आज मैं वहाँ पे जब वो एड्रेस कर रहे थे पब्लिक को, तो उसमें पब्लिक ने ईवीएम की बात रखी कि ईवीएम से चुनाव बंद कराओ, ये बात राहुल गांधी के सामने रखी। लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा हाँ ये ईवीएम भी एक जरिया हो सकता है, बस इतनी सी बात कह के वो शांत हो गए। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी अगर ईवीएम के विषय में नहीं बोल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर देश में ईवीएम से चुनाव हो गया और मोदी सरकार दोबारा बनी तो देश की तबाही के लिए उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भी होगी, राहुल गांधी खुद भी होंगे उसके लिए जिम्मेदार। तो राहुल गांधी को खुद के बोलना चाहिए। जब इस देश में जो इतने एक्सपर्ट लोग हैं, IIT एक्सपर्ट लोग हैं, वो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ईवीएम से किसी भी हालत में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। यहां तक कि माधव देश पांडे जो तुलिप जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, उस कंपनी के जो है वो मालिक हैं और ओबामा के सलाहकार रहे, ऐसा गुणी ज्ञानी व्यक्ति जो इंजीनियर वो जानता है, वो ये कह रहा है कि ईवीएम से गड़बड़ी हो सकती है। बड़ा उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारे उदाहरण देख के बताया। यहां तक कि राहुल गांधी के पिताजी जो हैं, राजीव गांधी के जो तकनीकी सलाहकार रहे हैं, सैम पित्रोदा, जो राहुल गांधी की सारी मीटिंग ओवरसीज की, यानी अमेरिका और यूरोप वगैरह में जहां भी होते हैं मीटिंग्स को वो अरेंज करते हैं, वो जब ये बात कह रहे हैं कि पूरे विपक्ष को इकट्ठा होकर ईवीएम का विरोध करना चाहिए, ईवीएम के लिए सड़क पर संघर्ष करना चाहिए, उसकी समझ में तब भी नहीं आ रहा। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा राहुल गांधी के, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुखद परिस्थिति नहीं होगी। और कांग्रेस में बैठे हुए जो कच्चाधारी हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, अगर उनके दबाव में या उनकी सलाह पर वो इस ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे तो देश की तबाही में जिम्मेदारी राहुल गांधी की, सुमकी और कांग्रेस पार्टी की होगी, इससे वो बच नहीं सकते। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि मेरी पर्ची मेरे हाथ होना चाहिए, वो भी कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होता है। एक बार तुमने कह दी मेरी पर्ची में, उसके लिए आंदोलन क्या है? उसके लिए कोई आंदोलन है क्या? वैसे मेरी पर्ची मेरे हाथ का मतलब यह है कि जब तुम पर्ची मांग रहे हो तो बैलेट पेपर से सीधे कहने में क्या दिक्कत है? भाई इतना अड़ंगा लगाओ तुम उस पर्ची लेने के लिए, सीधे कहो ना बैलेट पेपर से कराओ, काहे को इतनी सारी दुकान जोड़नी? सो राहुल गांधी को सीधी सीधी बात करनी चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति को, ऐसा थोड़ी अनपढ़ ना समझ व्यक्ति। क्या दबाव हो सकता है राहुल गांधी जो खुल के नहीं बोल रहे? नहीं, मैं नहीं जानता कि क्या दबाव है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर नहीं बोलेंगे और देश तबाह हुआ तो जिम्मेदार ये भी होगा।